आज हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर भाभोर साहब हैं। तो मैं ईश्वर भाभोर साहब का अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, आप पहले तो हमारा अपने किसानों को परिचय बताइए। नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम ईश्वर भाभोर है। मैं केवी के देवातज जिला आनंद में पशुपालन वैज्ञानिक हूँ और अपनी सेवा यहाँ देता हूँ। तो मैं पशुपालन के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और किसानों के साथ अपनी बातें रखता हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी पशुपालन के अनुसंधान में अपनी बात रखूंगा। पहला प्रश्न यही पूछना चाहते हैं कि आज किसानों को जो पशुपालन है वो एक फायदेमंद तरीके से कैसे पशुपालन की जा सके, किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने पशुपालन से फायदा हो, उसके विषय में विगतवार सारी चीजें बताइए। किसान भाइयों का एक बड़ा प्रश्न रहता है कि आजकल पशुपालन में कुछ पैसा ज्यादा नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं जो उनको अपने दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए और उसको ध्यान में रख के कुछ कदम लेने चाहिए। तो मैं एक बारी बारी से वो कदम अपने आपको बताऊंगा। तो पहला हमारा कदम है कि जो भी एनिमल या प्राणी हम ला रहे हैं या हमारे पास है, वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री प्रॉफिटेबल करने के लिए है या नहीं, तो उसकी पसंदगी करनी है, उसका सिलेक्शन करना है, वो कैसे करें। तो ऐसे हम प्राणी को सिलेक्ट करना चाहिए या पसंद करना चाहिए जिसका दूध उत्पादन अच्छा हो। अभी जो प्राणी हमारे पास है उसका दूध उत्पादन हमें देखना चाहिए और उसके माता का दूध उत्पादन हमको पता होना चाहिए कि उसका भी दूध उत्पादन अच्छा है। तो ऐसे जो प्राणी को हम रखेंगे तो आगे के उसका जो भी बछड़ा भी आएगा तो वो भी हमें दूध उत्पादन अच्छा देगा। तो ऐसे एनिमल का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे हम जान सकते हैं कि ये प्राणी है जो अच्छा दूध देगा। उसका जो अडर होता है जहाँ से वो दूध देते हैं, वहां पे हम वेन्स देखते हैं, जो नस होती है वो जो अच्छी तरह से गुथी हुई दिखती है, हमें एक दूसरे में अंदर घुसी हुई दिखती है, तो वो एनिमल हमें अच्छा दूध उत्पादन दे सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ये एक अच्छा सा क्राइटेरिया है जो हर कोई आसानी से देख सकता है। दूसरी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो प्राणी है, गाय है, भैंस है, वो बीमार पड़ जाता है। तो पहले तो वो चीज करनी है कि वो प्राणी हमारा बीमार ही न पड़े। तो बीमार न पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहली चीज है जो ऐसे रोग है जो हर साल आते हैं, उसके लिए हमें रसीकरण करवाना चाहिए, मतलब वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो 2-3 रोग है, एफएमडी है, खरवा मौसा हम कहते हैं, दूसरा गलसुंडो है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं। तो ऐसे रोगों का हर साल सरकारी दवाखाने से उसका वैक्सीनेशन होता है, तो उसका वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। दूसरी एक ध्यान देने की चीज है वो है उसका कृमिनाशक दवा की डोज। तो हर एनिमल को कृमिनाशक दवा की डोज 3 महीने में तो देनी ही चाहिए। ऐसे तो 21 दिन में भी हम दे सकते हैं, पर अलग अलग चीजें हमें उसमें देनी चाहिए। तो उससे उसका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहेगा, उसको पाचन अच्छा होगा, तो हमारा हम जो खिला रहे हैं वो भी एनिमल इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। तीसरी चीज है कि जो हमारा प्राणी है उसका प्रजनन अच्छी तरह से हो। यदि हमारा प्राणी है, गाय है, भैंस है, वो अच्छा बछड़ा हमें देगा तो हमारा प्रॉफिटेबल एनिमल हस्बेंड्री आगे हो पाएगा। पर होता क्या है, हमारा जो एनिमल है गर्मी में नहीं आता, वो ऋतु चक्र में नहीं आता, एक बड़ी समस्या रहती है। तो उसके कई सारे कारण रहते हैं। उसमें से एक चीज ऐसी है कि हमारा जो भी प्राणी है उसकी आंतरिक संरचना ऐसी है कि वो किसी भी कारण से वो अंदर जो ऑर्गन है वो वेल डेवलप नहीं है, प्रजनन के ऑर्गन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए, तो वो प्राणी हीट में नहीं आएगा, गर्मी में नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज उसमें वो रहती है कि ऑर्गन डेवलप नहीं हुए अच्छी तरह से। और तीसरी चीज वो है कि हम जो खिला रहे हैं वो पौष्टिक नहीं है, उसमें कुछ माइक्रो मिनरल्स की कमी रह जाती है। उसकी वजह से जो भी हमारा प्राणी है वो गर्मी में नहीं आएगा, गर्मी में आता है तो फिर ज्यादा समय तक नहीं रहता, वो एक चीज रहती है। फिर दूसरी एक चीज है कि हम जो खाना खिलाते हैं, हम जो ग्रीन पाउडर, ड्राई पाउडर खिलाते हैं, मिनरल मिक्सर खिलाते हैं, उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। तो हम भी जो भी ग्रीन पाउडर खिलाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक ही टाइप का हम ग्रीन पाउडर कभी दे देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको एक धान्य वर्ग का घास चारा और एक पल्सिस का घास चारा, मतलब कठोर वर्ग का घास चारा, दोनों उसका कॉम्बिनेशन में देने चाहिए। और उसके फिर बाद हमारे पास उपलब्धता कैसी, अवेलेबिलिटी कैसी है, इस हिसाब से हम ड्राई पाउडर भी अलग से दे सकते हैं, वो चीज भी एक ध्यान में रखनी चाहिए। और पर एनिमल हमारा मिल्क प्रोडक्शन कैसा है उसके हिसाब से हम उसको, वो प्राणी को हमको मिनरल मिक्सचर और वगैरह जो भी हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना चाहे वो भी दे सकते हैं। ये तो 4 बातें हो गई, पसंदगी कैसे करे, रोग व्यवस्थापन कैसे करे, प्रजनन का हो गया, हमने खाना क्या खिलाना है,
ये चारों चीजें हमने की है तो उसके बाद हमको मिलेगा हमारा अच्छा सा बछड़ा। पर दूसरी एक चीज हमने देखी है कि छोटे छोटे बछड़ों की डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? कभी कभी हम जो एनिमल्स को रखते वो अपना सराउंडिंग जो गमाण होती है वो हम क्लीन नहीं रखनी इतनी, तब भी हो सकता है उससे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने से डायरिया हो जाते हैं और उसमें अल्टीमेटली जो हमारा बछड़ा है उसकी डेथ हो जाती है। तो जो भी हमारा बछड़ा आता है उसको अच्छी तरह से रखना है, उसको काफ स्टार्टर देना है और उसको मिल्क भी देना है। दोनों हम चीज में साथ में भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा बछड़ा यदि स्वस्थ होगा तो वो अच्छी तरह से अपनी आगे जाके अच्छी गाय या अच्छी भैंस बनेगा। तो ये 5 चीजें ऐसी है कि जो प्रॉफिटेबल एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमको ध्यान में रखनी है और ये तो करना ही करना है जितना बताया उतना। तो सर एक और भी प्रश्न मेरे मन में उठता है कि आजकल लोग बातें करते हैं कि हमको भारतीय नस्ल की गाय भैंस रखनी चाहिए कि हमको क्रॉस ब्रीड गाय भैंस रखनी चाहिए। तो दोनों में मतलब कंफ्यूजन रहता है कि मतलब दोनों में अच्छा कौन है या दोनों में मतलब किस परिस्थिति में कौन सी चीज करनी चाहिए। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। बहुत जो डेयरी फार्मर्स होते हैं वो भी हमें पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस ब्रीड अच्छी नहीं है या इंडिजिनियस काव अच्छी नहीं है, पर जो भी पर्सन एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, जो भी फार्मर डेयरी फार्मिंग कर रहा है उस पर ये डिपेंड करता है या फिर उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जो पर्सन एनिमल हस्बेंड्री करना चाहता है, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री करना चाहता है, वो क्रॉस ब्रीड एनिमल रख सकता है, वो दूध उत्पादन ज्यादा देते हैं। फिर दूसरी एक चीज है कि हमारे जो इंडिजिनियस काव है, अभी मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में कांकरेज है, गीर है, आपको वो दो जो काव है ज्यादा मिलेगी। बफेलो में देखेंगे तो आपको मैसाणी है, सुरती है, बन्नी है, ये आपको जाफराबादी है, ये आपको ज्यादा देखने मिलेगी। और जो इंडिजिनियस एनिमल हमारी भारतीय नस्ल की गाय या भैंस है तो उनमें खर्चा कम आता है, हमारे लोकल रिसोर्सेज पर वो काम करती है और उनका जो डंग रहता है, उनकी जो फिशेस रहती है, उससे हम अपने घर पे खाद भी बना सकते हैं और उसका हम दूसरी चीजों में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीजें भी बना सकते हैं। वो भी एक फैक्टर रहता है। इसलिए हमें जिस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री करनी है उस हिसाब से हम अलग अलग एनिमल का क्राइटेरिया सिलेक्शन करके हम बाद में रख सकते हैं। आपने अच्छी तरीके से ये दोनों अंतर समझाया। अब सर आजकल जैसे भारत में एक और भी मुहिम चल रखी है कि हमको मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्राकृतिक खेती पे जोर देना है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारा पशुपालन हमारी प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा देने में मदद कर रही है या करेगी? पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो क्रॉसब्रीड काऊ में नहीं होते हैं। तो वो हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे है ही, और दूसरा चीज हमें क्या उसमें से फायदा मिलता है कि उनका जो डंग रहता है वो उससे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। हम खाद तो बनाते ही है, उसमें से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जो भी हम अलग अलग जो प्राकृतिक खेती के अलग अलग आयाम है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, ऐसी कोई भी चीजें हम गौमूत्र है वो काफी चीजों में इस्तेमाल होता है। वो बनाने लिए सिर्फ हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय होती है उनका डंग ही हम इस्तेमाल उसमें करते हैं, दूसरी नस्ल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये प्राकृतिक खेती के लिए तो बहुत उपयोगी है और जो भी किसान किसानी करता है उसे 1 या 2 अपनी भारतीय औलाद की गाय तो रखनी ही चाहिए, तो वो अपने खेत में भी उसका यूज करेगा और उसको फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों मतलब ये बात साहब की फिर से ध्यान दे के मैं जोर देना चाहता हूँ कि यदि आपको प्राकृतिक खेती पे जाना है तो आपको मतलब अपनी देसी गाय रखनी पड़ेगी। देसी गाय में जैसा साहब ने बताया गुजरात में जो 2 गायें हैं, इसमें गिर और कांकरेज, इसमें एक स्पेशल प्रकार का जो है प्रोटीन तो मिलता है, ये साथ में कुछ ऐसे मतलब तत्व मिलते हैं जो आपको सीधे जो है रासायनिक खातर के एक सप्लीमेंट या उसके मतलब दवाओं के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगला प्रश्न ये है, अगर मतलब हमको स्वच्छ दूध चाहिए या क्लीन मिल्क प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मतलब आज एक ये भी है कि मतलब हम जो दूध लेने वाले लोग हैं या मतलब जो डायरेक्ट दूध का जो लोग पोषण ले रहे हैं, बच्चों के लिए ले रहे हैं या परिवार के लिए ले रहे हैं, तो क्लीन मिल्क का जो बात है उसको जो है कैसे किसानों को समझाया जाए कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा क्लीन मिल्क का प्रोडक्शन कर सके। किसान भाइयों की एक समस्या रहती है कि जो भी प्राणी हम रखते हैं उसके डंग और यूरिन की वजह से जो सराउंडिंग रहती है वो थोड़ी गंदी रहती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हम उस टाइम पे वो जो सराउंडिंग है वो साफ ठीक से नहीं कर पाते या फिर वो हो नहीं पाता। तो उस चीज से होता क्या है, हमने कभी सुना है कि जो भी अडर है, अडर में कुछ भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसमें कुछ इन्फेक्शन लगता है, वो मेजोरिटी केस में हम जो साफ सफाई नहीं रखते उसकी वजह से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस उसके अडर में चले जाते हैं। तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा एनिमल बीमार न पड़े, और बीमार पड़ेगा तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन तो आती ही रहेगी। पर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहला
जो भी हमारा प्राणी है, गाय या भैंस है, जो भी है, उसको हमको साफ रखना है, उसको नहला धुला के रखना है, उस पर कोई भी दूसरा तो पैरासाइट है, इतरडी है, माइट्स है, ऐसा कुछ न बैठे, उसका ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीजों में ये है कि जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसका शेड है, उसको हमको साफ रखना है। फिर लास्ट में हमको क्या रखना है कि जो भी बर्तन हम यूज करते हैं मिल्किंग के लिए, मिल्क रखने के लिए, उसको हमको अच्छी तरह से साफ रखना है। जो दूध है वो किसी को देने जाते हैं या फिर हम डेयरी में जाते हैं, जब बाय चांस इन केस कभी भी जो हमारा मिल्क में कोई डस्ट या कुछ भी आ गया, तो वो दूध होगा वो काम का नहीं रहेगा, और जो आपने खर्चा किया है वो आपका खर्चा भी फेल हो जाएगा, जो आप दूध किसी के काम नहीं आएगा। तो ये समस्या रहती है। इसके लिए क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेयरी फार्मर को करनी ही चाहिए। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं अंत में आपसे यही बोलूंगा कि आप हमारे किसानों को मतलब एक फायदेमंद अपना पशुपालन के लिए अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? तो मैं अंतिम संदेश में ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्राणी है वो बीमार न पड़े, उसके लिए हमको वैक्सीनेशन या रसीकरण, तो वो तो हर साल में वो जो अलग अलग रोगों का रसीकरण आता है, FMD का आता है, गलसुंडो मीन्स हेमरेजिक सेप्टिसेमिया का आता है, वो 2 रोग होते हैं, उसका तो करवाना ही चाहिए। और रेगुलर इंटरवल पे हमको उनको कृमिनाशक की दवाई जो होती है वो भी देनी चाहिए। ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे तो आपको, मैं मानता हूँ कि आपको पशुपालन में फायदा होगा ही होगा। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में ईश्वर साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और किसान भाइयों, जैसा कि साहब ने बताया, जो है इनकी जानकारी को आप लोग कई बार इस वीडियो को चला के देखिएगा, ये बहुत काम की जानकारी है। और यदि आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहे हैं जिसका आपको दुग्ध पालन के लिए या मतलब पशुपालन के लिए जरूरी है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख के भेजिएगा। मैं डॉक्टर साहब को फिर से अपने किसी दूसरी बार अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा और आपके सारे प्रश्नों का जवाब उनसे लूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपका खूब खूब आभार और किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।